अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अब ये तो मैं पूछ ही नहीं सकता कि घर जाके कुछ पढ़ा, क्योंकि मैंने कहा पहले दिन पढ़ाई का है, घर जाके फिर से आपको एक दो सफ़े पढ़ने हो तो फिर आपको परेशानी होगी। लेकिन हमने इतना पढ़ ज़रूर लिया था कि किताब के हिसाब से कुछ ना कुछ तो कवर हुआ वो हो। तो अभी आपको हैंडआउट्स डिलीवर होंगे, तो डे को स्टार्ट करते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया है। इसको मैं यहाँ कम से कम आपको ट्रेस करा दूँ और उसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं। ताकि और आज हमारा टारगेट ये था ना कि हमने इतना करना है कि वीकेंड पे कुछ आपके पास ज़रा रीज़नेबल पढ़ने को हो, क्योंकि आप लोगों ने कौन सा टेस्ट तैयार करना है। तो बस ये जो हैंड आउट आपके पास आ रहा है इतना तो फिर हमें अब कवर कर लेना चाहिए। इनमें से कुछ अभी टिक हो जाएगा, कुछ हम पढ़ लेंगे। क्या सब तक हैंड आउट्स पहुँच गए? जी, अभी आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। जी, अभी जो हैंडआउट आपके पास है इसमें पहला पेज यानी कि जो फर्स्ट दो साइड्स हैं ये बेसिक्स ऑफ ऑडिट क्या है और उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें हैं। और जो नेक्स्ट पेज है दैट इज़ वो जो एश्योरेंस मैंने आपसे कहा था कि पूरी किताब में मुश्किल से 2 सफ़े पे एश्योरेंस की डिस्कशन है। तो सेकंड जो पेज है उस पर एश्योरेंस की डिस्कशन, और फर्स्ट पेज पे कुछ बातें वो हैं जो हमने पढ़ी थी। सबसे पहले डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में पहली लाइन थी, ऑडिट ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ एंटिटी बाय ऑडिटर, जो सबसे आसान तरीन हमने बात पढ़ी थी। फिर उसका हमने ऑफिशियल वर्जन पढ़ा था, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट टू एनेबल एन ऑडिटर टू कन्वे एन ओपिनियन। याद आई बात? तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। अब इसमें 2 नई बातें आई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो किताब को लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी दे दें यहाँ, और इतने पढ़े लिखे बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एज पर IAS 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो खुदा ना खास्ता ये जानकारी की आपको ज़रूरत तो नहीं थी। बीलो या सीलो में जैसे ही एक बॉक्स नज़र आता था, डेफिनेशन नज़र आती थी, एकदम से होता था हो याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, इसी तरह से लिखना है। ऑडिट में ये टेंशन ही नहीं है, बस आपने पढ़ के मुस्कुरा देना है कि हाँ समझ आ गया। क्योंकि यहाँ पेपर में दे आर नॉट कंसर्न के डिफाइन दिस या इस तरह से करके, क्योंकि ये लॉ नहीं है, यहाँ वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक दफ़ा देखना है। शुरू में उन्होंने कहा जी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होती है, चीज़ों को दिखाते हैं, और ये वाली स्टेटमेंट्स इसमें नॉर्मली होती हैं। तो ये बॉक्स के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है ये ना हमने क्लास में पढ़ी थी और ना पढ़नी चाहिए हमें। कम से कम आप लोगों ने FR 1 तो पढ़ा हुआ ही है ना, और कुछ नहीं तो शायद इंट्रो के अंदर भी शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन हो जाती हो या नहीं होती। ठीक है, तो इतनी पुरानी बात को तो हमें, इसका मतलब हमें यहाँ पे जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। अच्छा, नीचे जनरल डिस्कशन है जो अभी हम शुरू करने लगे हैं। नेक्स्ट पेज पे आप आए, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। एडवांटेजेस को लगे हाथों देख लेते हैं। हमने इस पे ज़बानी बात तो कर ली हुई थी। इंक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल आप लोगों ने बहुत सारे फायदे बताए, तो देख लेते हैं किताब में क्या लिखे हुए हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम एग्जैक्टली किताब में लिखी हुई चीज़ें याद रखें या जहन में रखें। अगर आपको समझ आ गया है और पेपर में सवाल आए कि जी बताएं ऑडिट के क्या फ़ायदे होते हैं, तो आप बड़े आराम से खुद से वो सारी बातें कर सकते हैं जो हमने कल क्लास में की थी। इंक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बात समझ आई। confirms to management that they have performed their statutory duties correctly। मैनेजमेंट वालों को ये तसल्ली हो जाती है कि उन्होंने अपनी जो स्टैट्यूटरी लीगल जिम्मेदारी हैं वो सही से अदा कर ली हैं। फिर नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ का भी होता है, लेकिन वो वाला पॉइंट यहाँ सामने से हमने निकाल दिया है। प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये क्या चीज़ होती है इंटरनल कंट्रोल्स?
जो कंपनी के अंदर के जो सिस्टम निज़ाम वगैरह है। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ ऑडिटर्स आए और वो हमारा ऑडिट करके जाएं और एंड पे कहें हाँ जी कमाल बात हो गई, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बड़े अच्छे बने हुए हैं, इसका मतलब हमारा निज़ाम सही चल रहा है, हमारे लोगों ने एंट्रियाँ सही से रिकॉर्ड की हैं, हमारे लोगों ने उसको रिव्यू सही से की है, हमारे लोगों ने उसको कंपाइल अच्छे से की है। तो ऑडिट होने से सिस्टम के ऊपर भी कंफर्ट आ जाती है। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवा रहा था, वो बंदा जो अपने दोस्त को बुला के करवा रहा था, अल्टीमेटली उसको ऑडिट से सुकून ये मिल रहा था कि मेरी कंपनी के अंदर के जो निज़ाम है, जो चेक एंड बैलेंसेज हैं, जो कंट्रोल्स हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देन वेयर इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक और इनएडिक्वेट, द ऑडिटर विल गिव रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। जहां जहां वीकनेस होगी, ऑडिटर ऑडिट करने के बाद, वो दोस्त ऑडिट करने के बाद अपने उस दूसरे दोस्त को कहेगा यार मैंने ऑडिट कर लिया है, चीज़ें तो अपेरेंटली सही हैं, लेकिन मुझे 2-3 जगह वीकनेस नज़र आई है, अगर तुम इसको ठीक कर लो तो तुम्हारी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। तो ऑडिटर जाते जाते कुछ अच्छे मशवरे दे जाता है, जिससे सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, मैनेजमेंट को हेल्प मिल जाती है कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बात समझ आई। फिर कल कुछ हमने लिमिटेशन समझने की कोशिश की थी कि क्यों हम एक अच्छा परफेक्ट ऑडिट नहीं कर पाते। टाइम के मसले हैं, कॉस्ट के मसले हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि पहले ख्वाहिश थी कि आप लोग खुद से पढ़ें, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको साथ साथ पढ़ा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ एन ऑडिट कैन बी वेरी हाई। अगर आप ऑडिट पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑडिटर जो है, जो चार्ज करता है, वो टाइम बेस पे चार्ज करता है कि मैंने इतना टाइम अपने रिसोर्सेज के साथ आके दिया। तो जो बड़ा ऑडिट होगा, बड़ी टीम होगी, ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा ही हो जाएगी, क्लाइंट के लिए अफोर्डेबल नहीं होगी। तो जाहिर है उन्होंने ऑडिट तो करवाना है, लेकिन करोड़ों का ऑडिट नहीं करवाना। तो जब उन्होंने ऑडिट करते हुए एक रीजनेबल फीस देनी है, तो ऑडिटर जितना मर्जी भी कोशिश कर ले, उस फीस के अंदर वो बहुत परफेक्ट लेवल पे काम नहीं कर सकता। डिसरप्शन कॉस्ट टू कंपनी स्टाफ ड्यूरिंग द ऑडिट, इसका क्या मतलब हुआ? जब आप ऑडिट करेंगे तो स्टाफ तो डिस्टर्ब होगा। भाई जून में ईयर एंड होना था, उन्होंने अपने अकाउंट जुलाई अगस्त तक फाइनल करके अपनी सारी चीज़ें करके आपके हवाले कर दिया। अब आप ऑडिट करके उनसे पूछ रहे हैं अच्छा पिछले साल मार्च में क्या हुआ था, पिछले सितंबर में क्या हुआ था, और वो गरीब बैठा हुआ अगस्त की एंट्रियां कर रहा है। वो मौजूदा सेशन, ये ऐसे ही जैसे हमारा सेशन क्लोज हो, अभी ये सेशन चल रहा है, अचानक से एक ऑडिटर आके पिछले सेशन में ये इस बच्चे का क्या केस था, अच्छा उसका लेजर ला के दें। तो हमारे स्टाफ वाले करंट काम भी कर रहे होंगे और ऑडिटर को पिछली चीज़ों में भी असेस कर रहे होंगे। तो ऐसे में वो 100% अवेलेबल नहीं होंगे ऑडिटर के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी उलझनें ऐड होंगी। तो ऑडिट की लिमिटेशंस ये हैं कि आप पास डाटा पे काम कर रहे हैं, आप सैंपल पे काम कर रहे हैं, आप 100% काम नहीं कर रहे, आप कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते। तो ये सारी लिमिटेशंस का इन्होंने जिक्र किया है। फिर मोस्ट फ्रॉड विल इंक्लूड एन अटेम्प्ट टू डेलिबरेटली कंसील द ट्रुथ और मिसरिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। कल ये वाली बात हुई थी कि बहुत सारे लोग जो फ्रॉड करेंगे बड़े प्यारे तरीके से उसको छुपा देंगे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वहाँ पे क्या हुआ। इसके ऊपर एक बड़ा मजे का पॉइंट है, सम आइटम्स इन सब्जेक्ट मैटर माइट बी एस्टिमेट। सब्जेक्ट मैटर का मतलब मुद्दा जिस पे बात हो रही है। ऑडिट में किस मुद्दे पे बात होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेजमेंट वाले भी कंफर्म नहीं है। आप ऑडिट करने गए, आपने कहा जी इस एसी की यूजफुल लाइफ क्या है, उन्होंने कहा 10 साल और हमने उस हिसाब से डेप्रिसिएट किया हुआ है। ऑडिटर ने कहा पूरे 10 साल 10.00। उन्होंने कहा जी एक अंदाज़ा है, 8 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। अब जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है वो एक अंदाजे की बेस पे किया हुआ है, और क्या वो अंदाज़ा 100% फुली एक्यूरेट है? फिर उन्होंने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट है 3.5%। क्या यकीनन कंफर्म एग्जैक्टली 3.5% लोग बैड डेट होंगे? कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारी प्रोविजंस, बहुत सारे एस्टिमेट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी क्लियरली पता ही नहीं है। कई दफ़ा हम लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी का अंदाज़ा लगाते हैं ईयर एंड की इन्वेंट्री पे बैठ के, जब वो असल में बिकती है तो पता लगता है नहीं एनआरवी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये तो कम थी। तो सब्जेक्ट मैटर में बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो एस्टिमेट हैं, जिनका ट्रुथ और फेयरनेस जो है वो एक फ्यूचर के एक पॉइंट आने से पहले तक सर्टेनिटी से आप जान ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने वालों को भी कंफर्म नहीं है कि परफेक्ट है या नहीं है, ऑडिट करने वाला कैसे उन्हें परफेक्ट कह सकता है? ऑडिटर रूटीनली यूज सैम्पलिंग रादर देन टेस्ट एवरी आइटम। सारे आइटम टेस्ट करने के बजाय वो बेचारा क्या करता है? सैंपल पर काम करता है।
फिर irrespective of how strong client systems are, they will always incorporate some degree of inherent limitation. उनके सिस्टम जितने मर्जी मजबूत भी हो जाएं, कहीं ना कहीं मसला होगा। बहुत सारी ऐसी मूवीज जिसमें कोई बैंक में रॉबरी होती है, उसमें शुरू में वो एक पूरा ऐसा निज़ाम बताते हैं जिसको देख के आप कहते हैं ये तो टूट ही नहीं सकता, बट उसके बावजूद भी उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ग्लिच ज़रूर होता है। और कुछ नहीं तो एक गटर जो कि बहुत दूर से निकलना होता है, उसका ढक्कन उस लॉकर के अंदर से निकल रहा होता है कहीं से। तो जितना मर्जी भी परफेक्ट सिस्टम बना दें, कोई एसी की डक्ट ऐसी खुली रह जाती है, कोई ऐसा कोई चोर दरवाज़ा होता है, कोई अंदर को और इस तरह का मामला होता है, तो क्लाइंट जितना मर्जी परफेक्ट सिस्टम बना दे, परफेक्ट 100% परफेक्ट चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे जैसे कंट्रोल्स ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे चोर भी ग्रो कर रहे हैं। एक बैंक अपना जितना मर्जी परफेक्ट सिस्टम बना दे, दुनिया में फिर भी ऐसे हैकर ज़रूर मौजूद होंगे जो कहीं ना कहीं उस निज़ाम को हैक कर सकें। तो इर्रिस्पेक्टिव कि उनका कितना सिस्टम स्ट्रांग है, हमेशा उसमें कुछ लूप होल रह जाएगा। तो जब उनका निज़ाम परफेक्ट नहीं है तो उस निज़ाम पे बने हुए फाइनेंशियल्स को मैं कैसे कह दूं कि वो परफेक्ट है। और आखिरी बात जिसकी कल डिस्कशन नहीं हुई थी, ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। ये दो अजीब से वर्ड आ गए, परसुएसिव और कंक्लूसिव का मतलब क्या होगा? हतमी, फाइनल। परसुएसिव परसुएट से निकला है, परसुएट करना मतलब कायल करना, तो परसुएसिव जो कायल कर रहा होगा, जो फील दे रहा होगा। ऑडिटर के सामने हतमी एविडेंस नहीं है। क्या 13 मई को दोपहर 3 बजे ऑडिटर वहां मौजूद था जब मिस्टर शमशाद के नाम पे सेल इनवॉइस जनरेट हो रही थी? ऑडिटर तो जुलाई में वो रसीद देख रहा है, रसीद पे मिस्टर शमशाद का नाम लिखा हुआ है, एक ऑफिसर का साइन हुआ हुआ है, तारीख डली हुई है 13 की। यू आर नॉट 100% श्योर कि ये वाकया असल में 13 तारीख को हुआ। हो सकता है 2 दिन पहले एक बंदे ने बैठ के सारी रसीदें क्रिएट करके दी हों। तो ऑडिटर के पास जो सबूत आ रहा है वो उसे परसुएड कर रहा है कि ऐसा हुआ होगा, वो असल में तो नहीं मौजूद था। आप तो हमेशा हिस्टोरिक डाटा पे काम कर रहे होते हैं ना। तो फिर ऐसे में जब ऑडिटर के सामने ये वाकये हुए ही नहीं है तो वो कैसे उन पास्ट फैक्ट्स की बेस पे बने हुए फाइनेंशियल्स के ऊपर परफेक्ट ओपिनियन दे दे? असल में ऑडिट काफ़ी हद तक ना एक जासूसी की तरह से है कि अब एक जासूस आया और वो तहकीक कर रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, और आपके सामने जो एविडेंस आ रहा है वो बिल्कुल हतमी एविडेंस नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें 28 अप्रैल का दिन हो, बड़ा सुना सुना सा लग रहा है ये दिन। 28 अप्रैल का दिन हो, कॉलेज ने छुट्टी दी हुई हो कि भाई आज रिजल्ट है, लेकिन फिर भी 2-3 बच्चे इसलिए आए हुए हों कि वो घर पे रिजल्ट देखना उन्हें ज़रा मुश्किल लग रहा है, तो उन्होंने सोचा कॉलेज में बैठ के रिजल्ट देखें। तो जनाब 2 बच्चे कमरे में बैठे हुए, मैसेज आया सुबह, एक बच्चे ने अपना मैसेज देखा, वो नाचना शुरू हो गया, उसका पेपर पास हो गया। 7 वाले बच्चे ने मैसेज देखा, उसका पेपर रह गया। आब्दी साहब थोड़ी देर बाद कमरे की तरफ आ रहे थे तो अचानक से एक बच्चा कमरे से बाहर भागता हुआ नजर आया और हाथ में चाकू और चाकू पे खून। जब कमरे में पहुंचे तो एक बच्चा जमीन पे तड़प रहा है और उसके पेट से खून निकल रहा है। सबूत, सिचुएशन ये साबित कर रही है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार के भागा है। ऐसी फीलिंग आ रही है ना, आप कमरे के अंदर आ रहे हैं, एक बच्चा चाकू समेत भाग रहा है, उस पर खून लगा हुआ है और अंदर एक बच्चा तड़प रहा है। लेकिन बाद में जब सीसीटीवी की फुटेज वगैरह निकाल के देखी तो हुआ ये था कि एक बच्चा तो खुशी से उछला था, दूसरा जब उसका पेपर रह गया था तो वो बैग में एक चाकू भी लेके आया हुआ था। उसने एक ही दफ़ा जो है ना रिजल्ट पे आर या पार करते हैं। उसने जनाब कहा कि अगर मेरा पेपर ही नहीं पास हो रहा तो बस फिर रहने ही देते हैं, फिर ये ज़िंदगी ही अजीब सी, और उसने अपने पेट में चाकू घोंप दिया। 7 वाला बच्चा एकदम से घबरा गया, उसने फ़ौरन से उसको पकड़ने की कोशिश की। फिर उसे याद आया कि किसी ने बताया था कि किसी के पेट में चाकू तो सबसे पहले तो वो निकालो, नहीं तो जितनी देर तक अंदर रहेगा वो तकलीफ देगा। उसने चाकू निकाला और फिर सोचा कि मैं जल्दी से कॉलेज वालों से पूछता हूँ कि कोई फर्स्ट एड है या नहीं है, और वो चाकू लेके तेज़ी से बाहर भाग रहा था। अब कितना आसान है गलत इंटरप्रेट करना। जब मैंने आते हुए एक बच्चे को चाकू समेत भागते हुए देखा और अंदर आके बच्चे को देखा तो दिस इवेंट
इवेंट परसुएड मी कि ये हुआ होगा, जबकि असल में कहानी डिफरेंट थी। ये तो मसीहा था बच्चा, ये तो दूसरे बच्चे की जान बचाना चाह रहा था जिसको हम जो है कत्ल के आरोप में अंदर डालने वाले थे। तो ऑडिटर के साथ भी ऐसा होता है, ऑडिटर उस मौके पे मौजूद नहीं होता कि किसने किसको चाकू मारा, उसको चाकू मिलता है, उसको खून मिलता है। तो आप पूरे साल वहां मौजूद नहीं थे, अब कागज देख के और बैठ के जहन में फिल्में सोच रहे हैं, ये हुआ होगा, उस दिन रसीद बनी होगी, दरवाजे वाले बंदे ने साइन किया होगा, वहां से माल बाहर निकला होगा, क्लाइंट ने रिसीव किया होगा, उनके बंदे ने साइन किया होगा। आपको जो भी एविडेंस मिला है वो परसुएसिव है, ये आपको परसुएट कर रहा है कि ऐसा हुआ होगा, और ये कंक्लूसिव नहीं है। तो ऑडिट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ इवेंट हमें परसुएसिव मिलता है, कंक्लूसिव नहीं मिलता। तो जिसकी वजह से ऑडिटर जो है वो राय तक पहुंचने में थोड़ा सा खराबी कर सकता है। परसुएसिव एविडेंस की बेस पे अगर आप एक राय देते हैं ना तो बड़ी डेंजरस बात है। फॉर एग्जांपल, अदालत में एक शख्स कहे कि जी मैंने इन साहब को सुना था ऊंची आवाज में कि ये कह रहे थे कि मेरा दिल करता है कि मैं जाके शकील को गोली मार दूं, तो इसी ने गोली मारी होगी, सजा दे दें इसे। अदालत सजा दे देगी? वो कहेंगे नहीं। फिर एक दूसरा बंदा कहेगा मैंने इसे शकील के घर के करीब कत्ल वाले दिन देखा है, क्या अब सजा मिल जाएगी? अभी भी सजा नहीं मिलेगी। सजा कब मिलेगी? जब कोई एनी शाहिद होगा, वो कहेगा जी मैंने अपनी आंखों से इस बंदे को शकील को मारते हुए देखा है। इसका मतलब है पीछे वाले एविडेंस थे परसुएसिव, फीलिंग आ रही थी कि इसने कत्ल किया होगा, और जिसने आंखों से देखा उसने कंक्लूसिव एविडेंस दे दिया। तो अदालत भी जब तक एनी शाहिद नहीं आ जाए, एनी शाहिद आ जाए तो दूसरी तरफ 100 गवाहियां बेकार हैं, एक एनी शाहिद अचानक से आ जाए मामला डिफरेंट हो जाता है। हालांकि एनी शाहिद एक थोड़ी है, तो दो है एनी शाहिद, ठीक। तो ऑडिटर को एनी शाहिद नहीं मिलता बेचारे को, ऑडिटर को बस कागज मिलते हैं और कागज की बेस पे उसने अंदाजा लगाना होता है कि चीजें किस तरह से हुई हैं। तो ये ऑडिट की वो लिमिटेशन है जिनका कल भी हमने जिक्र किया था, लेकिन कल ऑन स्क्रीन इसे नहीं देखा था। तो इसलिए ऑडिटर परफेक्ट एश्योरेंस यानी कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता, वो एक रीजनेबल लेवल पे। आप याद करें कि बार बार बात हो रही थी कि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीजनेबली सही बने हुए हैं, परफेक्टली सही नहीं बने हुए। आप 100% काम भी कर लें तो भी आप परफेक्ट एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो ये ऑडिटर की कुछ लिमिटेशन है जो कि यहाँ पे किताब में लिखी हुई है। एडवांटेजेस हमें समझ आए, लिमिटेशन। यहाँ मैं ब्रेक लगाता हूँ और मुझे बताइए पिछले दिन जो हमने ऑडिट के बारे में समझा है, ऑडिट की नीड के बारे में समझा है, ऑडिट के फ़ायदे जो समझे हैं, और ऑडिट का जो ओवरऑल निज़ाम समझा है, उसमें किसी को कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? क्या हमें ऑडिट समझ आ रहा है? वो लोग जो पहले दिन नहीं थे, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब से ओरिएंटेशन ज़रूर देख लें ताकि एक दफ़ा ओवरऑल ऑडिट का मिजाज समझ आ जाए। और अभी मंडे पे जब हमें असल में ईद के बाद वाले सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम पे भी फिर एक ये मसला बनेगा कि वो आगे क्लास में गंदे गंदे मुंह बना रहे होंगे, ऐसे जैसे जो है ना वो हमने गुनाह कर दिया उनकी गैर मौजूदगी में क्लास स्टार्ट करके। तो ऐसे में ग्रुप में अगर अचानक से कोई भी पूछे या कुछ और, ग्रुप सब आपके बन गए, आप ग्रुप में ऐड हैं, तो एक तो हम भी ग्रुप में पैगाम डाल देंगे। जब आज की भी वीडियो हमारे पास यूट्यूब पे आ जाएगी तो उन तीनों का लिंक देके वहाँ डाल देंगे कि भाई जो नहीं आ सका था अभी तक, कम से कम क्लास में आने से पहले ये 2-3 वीडियो ज़रूर देख ले ताकि वो हमारे साथ आके मिले। और जो आए हैं उनको इतना ज़रूर पढ़ा दिया जाए कि उनको लगे कि हमें आने का फ़ायदा हुआ है। कहें सर आप जो है ना वो उनकी दुश्मनदारी में हमारा नुकसान करी जा रहे हैं। पढ़ने का इरादा तो रखते हैं ना? ठीक है, कोई सवाल? जी, नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? जैसे एक स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ है कि हमें पता लग जाता है कि हमारी जो मैनेजमेंट की ना कुछ लीगल जिम्मेदारियां होती हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी है, अकाउंट्स इस डेट पे बनाने हैं, अकाउंट्स पे ये बंदा साइन करेगा। अब ये सारी हैं स्टैट्यूटरी जिम्मेदारियाँ, कानून ने जो लगाई हैं। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब है कि उन्होंने अच्छी गवर्नेंस भी तो दिखानी है, निज़ाम भी बेहतर चलाना है, एरर्स वगैरह भी कम से कम होने देने। अब ये कानून ने तो नहीं कहा,
ये नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऑडिट से फ़ायदा ये होता है कि आपको ये भी पता लग जाता है कि इनकी कानूनी जिम्मेदारियां वो भी पूरी हुई, और समटाइम इनकी जो नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि अच्छी गवर्नेंस, अच्छा निज़ाम, अच्छे तरीके से चीज़ें चलना, वो भी हौसला हो जाता है। इवन आपसे अगर पूछा जाए कि जो ऑडिट के क्या फ़ायदे हैं, तो आप वो सारे स्टेक होल्डर्स जो कल बताए, उन सब स्टेक होल्डर्स को मिलने वाला जो फ़ायदा है आप वो भी बता सकते हैं। तो सबसे मज़ेदारी की बात यह है ऑडिट की कि किताब में लिखी हुई एक भी बात ना लिखें और अपनी तरफ से 100% लिख दें, लेकिन अच्छा लिखें तो एक्सेप्टेबल है। तब यहाँ वो रट्टे वाली स्किल उठा के कचरे में फेंकनी पड़ेगी और एक अंडरस्टैंडिंग वाली नई स्किल को ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। जी, कोई सवाल जो हमने गुज़िश्ता दिन पढ़ा है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन? सब इजी है, सबको बात समझ आ रही है? पक्का? आगे चलें? ऐसे करेंगे तो फिर तो ये 4 सफ़े से भी आगे चले जाएंगे। बिल्कुल कोई सवाल नहीं, आगे चलते हैं। एक तो थोड़ा थोड़ा सा मेरा दिल करता है कि आपसे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पूछूं, एम ही दिल करता है। अकाउंटेंट सामने तो ज़रा हो सकता है बीच में मैं बातें करते करते कह दूं, देखें जी वो एक्रूअल पे काम कर रहे थे, और आप मेरी तरफ देख रहे हो कि ये क्या चीज़ होती है, ये एक्रूअल का प्रिंसिपल क्या होता है। थोड़ा सा चलें, चंद अल्फाज जो है ना, मैं सिर्फ अपना रिकैप कर लूँ, आपको तो आता है, बस मुझे भूल गया। ये एक्रूअल्स का जो सिस्टम, ये जो एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग है, ये क्या है? कैश से इररिस्पेक्टिव जब आपका एक्सपेंस हो, यानी कि जब आपकी जिम्मेदारी बन जाए कि आपने देने हैं, भले आप उसे दे बाद में रहे हो, आपने एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड कर लेना है जब आपको एक्रू हो गया है, जब आपके जिम्मे हो गया। इसी तरह से इनकम जब आपने अर्न कर ली है, ये और बात है कि कैश में अभी आपको मिली है या नहीं मिली। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहते हैं कि आपने जो है ना इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश फ्लो, जो ट्रांजैक्शन की ट्रू सेंस है उसके मुताबिक उसको रिकॉर्ड कर लेना है। कंसिस्टेंसी भी आपने पढ़ा होगा कोई, ये क्या प्रिंसिपल होता है कंसिस्टेंसी का? जो प्रिंसिपल एक दफा अडॉप्ट किया फाइनेंशियल्स की प्रेजेंटेशन के लिए, आप उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। अगर आप एक पॉलिसी पे चल रहे हैं तो हर दफा फाइनेंशियल उसी पॉलिसी पे नजर आए। अगर आपने पॉलिसी चेंज की तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये साल किसी और पॉलिसी के मुताबिक प्रेजेंट हुआ है और पिछला साल किसी और, तो फाइनेंशियल्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो अगर आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ गई फिर क्या करेंगे? IAS 8 आपके R1 में, R2 में? R1 में। तो आपको याद होगा कि जब हम पॉलिसी को चेंज करते थे तो फिर हम पीछे तक चीज़ों को रिवाइज कर देते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिव की मैंने आवाज़ सुनी, मुझे लगा कि शायद ठीक है जी। तो रेट्रोस्पेक्टिवली आप चीज़ों को ठीक करें तो फिर इस साल भी और पिछले साल भी वही पॉलिसी नजर आए। तो कंसिस्टेंसी ये कहती है कि फाइनेंशियल्स थ्रू आउट एक जैसी चीज़ दिखाते रहें। चलिए, तो आपको अच्छा आता है। मटेरियलिटी, जी मटेरियलिटी जी बताइए। मटेरियलिटी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप फिगर या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी वजह से जो बाहर के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी डिसीजन को मैनिपुलेट कर सके। लाइक अगर एक आपने कोई चीज़ ऐसी दिखा दी है अपने फाइनेंशियल्स में, इसकी वजह से स्टेक होल्डर्स ने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लेकिन हकीकत में वो ऐसी नहीं है। यानी कि वो चीज़ जो बाहर किसी की डिसीजन को इफेक्ट कर रही हो, मटेरियल वो चीज़ जो किसी के डिसीजन को अफेक्ट कर रही हो। अब लोगों के डिसीजंस को तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, लेकिन इस वक्त एक थ्रेशोल्ड की बात हो रही है, एक खास अमाउंट से ऊपर। फॉर एग्जांपल एक बंदा फाइनेंशियल देख रहा है और उसमें 300-400 रुपए का एरर है, तो शायद उस वो बॉदर भी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसमें 4-5 करोड़ का एरर हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फुटिंग 100 करोड़ की हो, तो जाहिर है फिर वो एक मटेरियल चीज़ है। तो जब चीज़ इमटेरियल होती है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हम क्यों जानते हैं कि मटेरियल कैसे कहते हैं और मटेरियल कैसे कहते हैं? मटेरियल से फ़र्क पड़ता है, तो इसका मतलब है मटेरियल से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूज़ क्या है इसका? आपने कहा ना कि भाई मटेरियल से फ़र्क पड़ता है, मटेरियल से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिससे फ़र्क पड़ता है तो फिर क्या उस पर ज़्यादा ध्यान देना, और जिससे फ़र्क नहीं पड़ता उस पर कम ध्यान देना है? बड़ी खूबसूरत बात कर दी इन्होंने कि AC है, बड़ी अमाउंट है,
यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 1.25 लाख 2 लाख के आसपास का आइटम है, ये कैपिटलाइज होना चाहिए, तो इसे कैपिटलाइज लाजमी करें, क्योंकि यूज़र्स तंग होंगे कि यार ये एक बड़ी अमाउंट थी, आपने क्यों नहीं कैपिटलाइज की। लेकिन एक बाल्टी जो कि 10 साल तक यूज़फुल लाइफ है, चूंकि वो अमाउंट वाइज इतनी कम है कि खाम खा उसको कैपिटलाइज करना, फिर उसको उसको 10 साल की उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, फिर उसकी बुक वैल्यू निकालना, फिर उसको रिवैल्यूएशन के उसमें क्राइटेरिया में डालना, और उसके बाद फिर देखना कि इसका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का रिवर्सल कैसे करना है। क्योंकि यूज़र बॉदर नहीं करता तो हम भी बॉदर नहीं करते ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि इमैटेरियल आइटम्स पे अगर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सही से अप्लाई नहीं भी हुए तो शायद यूज़र को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑडिटर ऑडिट यूजर्स के लिए कर रहा है, तो ऑडिटर भी इसी मेटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखता है कि हाँ, अगर मैं ऑडिट करते हुए मेरे सामने कुछ छोटे मोटे एरर्स आए और उससे यूजर्स को फर्क नहीं पड़ रहा होगा तो मैं भी तड़प के रिपोर्ट खराब नहीं कर दूंगा। लेकिन अगर मेटीरियल इश्यूज होंगे तो फिर मैं रिपोर्ट को देखूंगा। और फिर मेटीरियलिटी आपको याद होगा कि एक अकेली चीज को भी कह सकते हैं और छोटी छोटी इमैटेरियल चीजें मिलके भी मेटीरियल हो सकती हैं। जैसे किसी एक ब्रांच में एक फेक एम्प्लॉय का महीने का 40,000 रुपया लेना इमैटेरियल है, लेकिन 500 ब्रांचेज में एक एक एम्प्लॉय का 12 महीने तक 40,000 रुपया लेना कलेक्टिवली जब हम इसे देखते हैं ये मटेरियल बन जाता है। तो मटेरियलिटी इसका मतलब है कि आपको एक्रूअल भी आता है, कंसिस्टेंसी भी आती है, मटेरियलिटी भी आती है। मुश्किल बात पूछ लूँ? चलें जी, फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मुझे लग रहा है हम अपने टारगेट से थोड़ा साइड पे हो गए हैं, लेकिन एक दफ़ा ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी अकाउंटिंग मजबूत है या नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, इन्होंने कहा जी मैचिंग ये है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में मैच करनी चाहिए। इन्होंने कहा बैलेंस शीट की डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल आपस में मैच करना चाहिए। चलें, ये हमारे पास एक देसी जवाब आया, जो जिस पीरियड का खर्चा उसी में रिकॉर्ड करें। मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी एक्रूअल में ऐसा ही जुमला ऐसे ही लोगों से इसी तरह से सुना था। जिस टाइम पीरियड का खर्चा था आपने उसी में वो किया, कैश आगे पीछे हो भी गया तो आपने उसी टाइम पीरियड में किया। तो ये तो आपने मुझे मैचिंग में एक्रूअल बता दिया, पर मतलब मैचिंग लफ्ज अलग से क्यों पैदा हुआ है? कहानी तो यहीं ठप हो गई है। पहले अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग तो ज़रा बेहतर हो जाए थोड़ी। क्या है मैचिंग? जिस टाइम पीरियड का खर्चा उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर मेरा मार्च का रेंट एक्सपेंस है और ये लैंडलॉर्ड मेरे से 8 तारीख को लेता है तो मैं फिर भी मार्च के अकाउंट्स में दिखाऊंगा, तो ये तो एक्रूअल हुआ। मैचिंग कहाँ है? सर अगर कोई हमें फ्यूचर का मतलब लॉस समझ में आ रहा हो ये होगा तो हम उसे आज बुक कर लेते हैं। उनका फ्यूचर में जो खर्चा दूर से नजर आ रहा है हम उसे आज बुक कर लें। मुझे लगता है आप प्रूडेंस कह रहे हैं, मैं भी तो थोड़ा थोड़ा सा अकाउंटेंट हूं ना। तो मैचिंग जो है उसी के रेवेन्यू में से उसी के एक्सपेंस माइनस करें। थोड़ी थोड़ी सी बात सही लग रही है लेकिन थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेशन चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल में तो हम ऐसे ही नहीं करते, उसी रेवेन्यू में से वही एक्सपेंस माइनस करते हैं। तो इसमें मतलब आप जो बात कर रही हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा डिटेल चाहिए। एसेट्स की इन्होंने कहा अगर एक ही खास क्लास के एसेट्स हैं और अगर एक को हम रिवैल्यूएशन मॉडल में डाल रहे हैं तो सब कॉस्ट में डालना है, तो ये तो कंसिस्टेंसी टाइप की बात हो गई। मैचिंग तो कुछ और चीज़ लग रही है मुझे। जो एक्सपेंस एक रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हुआ था उस एक्सपेंस को उस रेवेन्यू के साथ मैच करना चाहिए। अब ये 70% एक्यूरेसी तक हम पहुंच गए। उसी टाइम पीरियड में, चले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हुआ ये कि हम लेके आए ये कुर्सी फर्ज करें आई 10,000 रुपए की, और हम इस पे 10 साल तक बच्चे बिठा के उन बच्चों से रेवेन्यू कमा सकते हैं। लेकिन कुर्सियां सारी खरीदी हमने पहले सेशन के पहले दिन। तो जब 10,000 रुपए की हमने 1,000 कुर्सियां खरीदी
अकाउंटेंट मेरे सामने मौजूद है, कितने रुपए बन गए? 10,000 रुपए की 1,000 कुर्सियाँ, 10 मिलियन। मैंने कोशिश की कि जीरो ऐसे कंसिस्टेंट रखें कि आपके लिए मल्टीप्लिकेशन आसान हो। तो 10 मिलियन कितने रुपए को उर्दू में कहते हैं? 1 करोड़। तो हमने 1 करोड़ की कुर्सियाँ खरीदी और सेशन भर में फ़र्ज करें हमें रेवेन्यू 80 लाख से ऊपर नहीं हुआ, तो हमारा तो घाटे का सौदा रहा। हमने 1 करोड़ का खर्चा कर दिया और कमाया 80 लाख, तो हमें तो सेशन के एंड पे 20 लाख का लॉस बुक कर देना चाहिए। मजे की बात यह है कि ये कुर्सी 10 साल तक कमा के देगी हमें, तो वो खर्चा जो 10 साल तक हमें कमा के देगा, उस खर्चे के साथ जो हमने इनकम माइनस की, वो तो एक सेशन की थी। तो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये खर्चा जो मुझे 10 साल तक रेवेन्यू कमा के देगा, इस खर्चे को तोड़ के 10 सालों में ब्रेक कर देना चाहिए। तो टेक्निकली डेप्रिसिएशन मैचिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होती है कि मैंने आज जो कुर्सी खरीदी है मैं उसको 10 साल पे डेप्रिसिएट करूंगा, तो मैं आज के ईयर में उसका 10% ही एक्सपेंस काउंट करूंगा कि भाई मैंने इस कुर्सी से 10% फायदा भी कमाया और अभी मैंने 90% मजीद इनकम कमानी है इस कुर्सी से, तो वो खर्चा हम उतने ईयर्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। सेम गोज विद रेवेन्यू। आप एक बिल्डिंग बना के दे रहे हैं किसी को 4 साल के ऊपर और 50% डे 1 पे मिल गए पैसे और 50% ऑन कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 50% रेवेन्यू आप ईयर 0 में बुक कर लें और 50% ईयर 4 में बुक कर लें। आप देखते हैं कि हमने कितने अपने खर्चे का कितना परसेंट कौन से ईयर में किया है, तो जिस ईयर में खर्चे का जितना परसेंट किया होता है उस ईयर में उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है? आपकी इनकम या एक्सपेंस को अपने रेलेवेंट इनकम या एक्सपेंस के साथ मैच किया जाए। अगर एक्सपेंस है तो इनकम से मैच करें, अगर इनकम है तो एक्सपेंस से मैच करें और उसको उसी हिसाब से कर लें। इसकी एक बहुत तूफानी एग्जांपल है क्लोजिंग इन्वेंट्री। पता नहीं आपने कभी इस तरह से सोचा या नहीं। हमने 1000 इन्वेंट्री के आइटम बनाए और 600 बेचे। अब रेवेन्यू आ रहा है 600 का, खर्चा आ रहा है 1000 का, तो हम तो लॉस में नजर आएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? हम अपने खर्चे में से 400 यूनिट का खर्चा उठा के थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे कि भाई तुम एसेट में ठहरो, अगले साल तुम इस्तेमाल करेंगे। तो हम अपने 600 के रेवेन्यू में से रेलेवेंट 600 के ही खर्चे माइनस करेंगे ताकि हमें ट्रू प्रॉफिट पता लग सके। तो टेक्निकली ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि आज मैंने जो 1000 यूनिट्स बनाए हैं जिनमें से 600 से मैं रेवेन्यू कमा चुका हूं, तो मैं 600 का खर्चा उस पर एलोकेट करूं और 400 का खर्चा तब एलोकेट करूं जब इन 400 से मेरे पास कमाई आ सकी हो। तो ये बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट है, जिसकी इन्वेंट्री बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, लीजिंग इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, डेप्रिसिएशन इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें ओवर द ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेड हुए हुए होते हैं, तो उसकी इनकम्स को उस तरह से किया जाता है। हमारे लिए भी अगर हमारे पास 6 महीने का सेशन है और पहले 2 महीने में सारे बच्चों की फीस आ गई है, तो पहले 2 महीने तो सुपर डुपर प्रॉफिट होगा, और अगर 4 महीने हम बहुत एबनॉर्मल लॉस में होंगे, चूँकि किराए भी दे रहे होंगे, खर्चा भी कर रहे होंगे, जबकि रेवेन्यू आ नहीं रहा होगा। तो हम आपके रेवेन्यू को भी 6 महीने पे स्प्रेड करेंगे, चूँकि हमारा खर्चा भी 6 महीने के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ है। तो फिर हमें ज़रा ज़्यादा बेहतर पिक्चर समझ आएगी कि चीज़ें किस तरह जा रही हैं। तो मैचिंग क्लियर है। गोइंग कंसर्न, ये भी कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है जी? सर अगर कोई एंटिटी अपने ईयर एंड में अपने फ्यूचर में देख रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं देख रही, तो उसे चाहिए कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बनाए, यानी कि अपने एसेट्स वगैरह को बस लास्ट टाइम क्लोजिंग पर दिखाए और यानी दिखाए और साथ में डिस्क्लोजर दे कि हम आगे ये प्रोस्पेक्ट एंटिटी का नहीं देख रहे। ठीक है, बस हाँ, यानी अगर आप गोइंग कंसर्न, अगर आप बंद होने लगे हैं तो फिर कहें वी आर नॉट अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि वी एज्यूम कि हम फॉरसीएबल फ्यूचर तक जा रहे हैं। तो अगर हर साल अकाउंट्स बनाते हुए वी नो कि हाँ ठीक है हम तो आगे चलते रहेंगे, तो हम इस एसी को उसी तरह से डेप्रिसिएट करेंगे, उसी तरह से इसकी बुक वैल्यू दिखाएंगे। लेकिन अगर पता है कि 5 महीने बाद हम बंद होने वाले हैं, तो एसी को ले आएंगे फिर हम इसकी रियलाइजेबल वैल्यू पे कि भाई अब ये बिकेगा कितने का, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ले आएंगे। तो अगर मेरी एक लॉन्ग टर्म लोन है जो मैंने 4 साल बाद अदा करना था, अगर मेरी कंपनी बंद होने वाली है, वो शॉर्ट टर्म बन जाएगा। अगर मेरे लॉन्ग टर्म रिसीवेबल थे, 5 साल बाद कहीं से पैसे आने थे, अब वो आएंगे ही नहीं, कंपनी बंद होनी है, लोग भाग जाएंगे। अब क्या होगा, मैं उनके तरले कर रहा हूँ, अच्छा चलें जी आप अभी दे दें, आप हमसे 30% ऑफ ले लें, इस तरह से कर लें, उन्हें भी नहीं पता होगा कि इतने क्यों मेहरबान हो रहे हैं। तो
अगर हम गोइंग कंसर्न नहीं है तो हमें अकाउंट्स डिफरेंट बेसिस पे बनाने पड़ेंगे, वो नॉर्मल बेसिस पे नहीं बनाने पड़ेंगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक बहुत बड़ी प्राइम अजम्पशन ये होती है कि वी आर मेकिंग फाइनेंशियल्स ऑफ वो वाली कंपनी जो हमें फॉरसीएबल फ्यूचर तक, कम से कम अगले साल और उससे आगे जितना हो सके हम झांकने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह चलते नजर आ रहे हैं, इसलिए हमने अपने फाइनेंशियल्स नॉर्मल तरीके से बनाए हैं जो स्टैंडर्ड्स ने कहा है। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये अजम्पशन लेते हैं कि यू आर अ गोइंग कंसर्न, और अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं है तो आप इन स्टैंडर्ड्स को छोड़ देते हैं और उसको हम कहते हैं आप अल्टरनेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे आ जाते हैं। आप या कैश बेसिस पे चले जाते हैं या आप रिप्लेसमेंट, रियलाइजेबल वैल्यूज और इस तरह की चीज़ों पे चले जाते हैं। इस पे भी ऑडिट में हम एक पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है बस मैचिंग में आप लोग थोड़े से कमज़ोर रहे, बाकी आप लोगों ने जो है ना वो अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, वो मैचिंग का आइडिया था लेकिन उसे बता नहीं पा रहे थे। तो अब दोबारा अगर कभी कोई पूछेगा तो बता पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सफ़र आगे शुरू करते हैं। ये ट्रू और फेयर के अल्फाज आप लोगों ने इंट्रो में कहीं पढ़े थे, फिर FR1 में भी कहीं पढ़े थे, IS1 में भी कहीं पढ़े थे। ये ट्रू और फेयर क्या होता है? ट्रू और फेयर, हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर बनी है या नहीं बनी। तो ये ट्रू क्या है और फेयर क्या है? स्टैंडर्ड के मुताबिक बना है तो ये ट्रू होगा या फेयर होगा? इनका फेयर वो है जो फेयरली रिप्रेजेंट करे, और ट्रू है जो ट्रूली रिप्रेजेंट करे। जिसमें एरर ना हो वो फेयर है या ट्रू है? वो ट्रू है। तो फिर फेयर क्या है? हमने जानबूझ के कोई चीज़ मिसक्लासीफाई की, जान के उसको लेफ्ट राइट किया, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के साथ खिलवाड़ किया, तो वो फेयर नहीं रही। गाड़ी 25 लाख की है तो 25 लाख की नज़र आनी चाहिए, ये ट्रू है। गाड़ी नॉन करंट एसेट्स में नज़र आनी चाहिए, ये फेयर है। अब गाड़ी अगर मेरी तरह कोई करंट एसेट में डाल दे तो वो फेयर नहीं होगा। फाइनेंशियल्स ट्रू तो बने हुए हैं, एसेट तो नज़र आ रहा है, लेकिन वो लोगों को मिसलीड कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। लोगों को लगेगा इनके करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली ट्रुथ और फेयरनेस हम देखने की कोशिश करते हैं। ये सारी आपकी पुरानी बातें जो मैं याद करा रहा हूँ, और आपकी किताब के शुरू के 1-2 सफ़े आपको थोड़ी थोड़ी सी पुरानी बातें भी याद करा रहे हैं। यानी यहाँ मेटीरियलिटी पे भी हल्की सी डिस्कशन मिलेगी, ट्रू एंड फेयर पे भी हल्की सी डिस्कशन मिलेगी। लेकिन हम अपने मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम आज इतना डिसेंट ज़रूर पढ़ लेंगे कि वीकेंड पे आपके पास पढ़ने का काम हो, और जो नए बच्चे आए हम उन्हें चढ़ा सकें कि देखो तुम टाइम से आते तो तुम भी अच्छा पढ़ लेते। लेना ना बदला उन बच्चों से। आप लोग अपना सुकून ख़राब करके क्लास लेने आए और वो अभी भी घरों में आराम से पराठे खा रहे हैं सर उन्हें माफ़ कर दें, इसमें हमारा भी फ़ायदा है जी। अश्योरेंस पे हमारी बात हुई थी। क्या है अश्योरेंस? किसी भी चीज़ को देख के ये बताना कि वो सही बनी हुई है या नहीं, ये अश्योरेंस है। ऐसे ही है। तो ऑडिट भी तो अश्योरेंस की किस्म है। इसमें क्या होता है? इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के बताते हैं कि वो सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए। अश्योरेंस, तसल्ली, हौसला, थोड़ा सा किसी को कन्विंस करना कि चीज़ें सही तरफ जा रही हैं। हमने कहा इस कमरे में ऑडिट की क्लास हो सकती है या नहीं हो सकती, ये देख के चेक करना भी एश्योरेंस कहलाएगा। एक स्टूडेंट ने नोट्स दिए कि सर बताएं अच्छे नोट्स बने हुए हैं, मैं इनको पढ़ के अच्छी तैयारी कर लूँगा, उसको हौसला देना भी एश्योरेंस है। फूड अथॉरिटी वाले एक रेस्टोरेंट पे छापा मार के देखना चाह रहे हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी एश्योरेंस है। जब कोरोना के दिन थे और उसके बाद कॉलेजेस को ओपन होने की इजाज़त मिली थी, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जी आप लोग SOPs फॉलो करेंगे तो आप कॉलेज ओपन करेंगे, वरना नहीं। सारे कॉलेजेस ने एक ज़बान होकर कहा जी 100% हम SOP फॉलो करेंगे, आप हमें ओपन होने की इजाज़त तो दें। तो गवर्नमेंट को हौसला नहीं था। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप कॉलेज ओपन करें, हमारे नुमाइंदे आके हमें अश्योरेंस देंगे कि आपने SOP फॉलो किया या नहीं किया, और अगर आपने SOP फॉलो किया तो फिर आप अपने कॉलेज को सही से चला सकेंगे। तो वो भी एश्योरेंस थी। फिर मैंने कहा कि मैं अगर अपनी गाड़ी पहाड़ों पे लेके जाना चाहूँ, मैं फैमिली वालों को घुमाने लेके जाऊँ, तो फैमिली वाले कहेंगे भाईजान हमें आप पे तो भरोसा ही नहीं, आपने इस गाड़ी की कभी काम ही नहीं कराया, इसका मोबाइल कब चेंज कराया था। तो मैं सोच रहा हूँ ईयर कौन सा था, टाइम ही नहीं था।
गाड़ी की हवा भी सही नहीं होगी, पता नहीं इंजन के साथ क्या मामले होंगे, पता नहीं क्लच प्लेटों का क्या होगा, ब्रेक ऑयल भी पूरा होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन ये जो मैकेनिक है ये स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी मैकेनिक के पास जाके उससे एश्योरेंस ले लें कि ये गाड़ी पहाड़ों पे जा सकती है या नहीं। जैसे वो सेठ के बच्चे ने भी एक स्पेशलिस्ट दोस्त को बुला के उससे एश्योरेंस ली थी कि बताओ मेरी कंपनी सही चल रही है नहीं चल रही। तो इसका मतलब है एश्योरेंस में क्या होता है, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उस एक्सपर्ट से राय लेते हैं कि ये चीज़ हमारी सही चल रही है या नहीं चल रही। और ऑडिट में क्या होता है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एश्योरेंस लेते हैं, किससे, एक स्पेशलिस्ट से। तो इसका मतलब है कि जब भी एश्योरेंस होगी कॉन्सेप्ट होगा एक स्पेशलिस्ट का। एक स्पेशलिस्ट आएगा, वो चीज़ों को देखेगा और चीज़ों को देखने के बाद बताएगा कि वो सही है या नहीं है। अच्छा, मैं अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं जाके ऑडिट करता हूँ तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं फाइनेंशियल्स देख के अंदाज़ा लगा दूंगा वो सही बने या नहीं बने। क्या करूँगा मैं, वर्किंग करूँगा, उसको चेक करूँगा, उसको किसी चीज़ से कंपेयर भी करूँगा, स्टैंडर्ड से कंपेयर करूँगा, और कंपेयर करने के बाद मैं उनको बताऊँगा कि आपके फाइनेंशियल्स ठीक बने हुए हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो एश्योरेंस है इसके अंदर हमने जिक्र किया एक सब्जेक्ट मैटर का। सब्जेक्ट मैटर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुद्दा। ऑडिट के अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाड़ी पहाड़ों पे जाएगी या नहीं जाएगी, तो गाड़ी सब्जेक्ट मैटर है। कमरे में ऑडिट की क्लास हो सकती है या नहीं, तो कमरे के जो अरेंजमेंट्स हैं ये सब्जेक्ट मैटर है। गवर्नमेंट के एसओपी फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर यानी कि कॉलेज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमेशा एक सब्जेक्ट मैटर होगा, यानी हमेशा एक मुद्दा होगा, हमेशा एक टॉपिक होगा जिस पे एश्योरेंस दी जा रही होगी। तो सब्जेक्ट मैटर समझ आ रहा है। देन हमेशा एक क्राइटेरिया होगा जिसके साथ मैच किया जा रहा होगा। ऑडिट में क्या क्राइटेरिया होगा, वो आईएफआरएस वगैरह जो भी आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खाली आईएफआरएस बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम ऑडिट तो दुनिया में किसी के भी कर सकते हैं, तो हम बड़ा लफ्ज़ बोलेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को जैसे मैच किया जाएगा। अच्छा, जो कमरे में आके देखेगा, कमरे में ऑडिट हो सकते हैं तो उसके पास भी एक चेकलिस्ट होगी। इस तरह का टीवी लगा होना चाहिए, इस तरह का कंप्यूटर होना चाहिए, इस तरह का इतने एसी होने चाहिए, इतनी कुर्सियाँ होनी चाहिए, स्टेज से इतना फासला होना चाहिए, कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स तो होंगे। अच्छा, वो जो गवर्नमेंट का बंदा चेक करने आया था कि हमने एसओपी फॉलो किए ही नहीं किए, तो वो जो एसओपीज़ हैं वो एक कागज़ होगा जिस पे लिखा होगा हाँ भाई कॉलेज के बाहर कम से कम 10 फुट के फासले पे बैरियर होना चाहिए। तो जाएगा और देखेगा कि क्या 10 फुट के फासले पे बैरियर है। फिर होगा कि जी जो क्लास में कुर्सियाँ रखी हुई हैं उनमें से हर दूसरी कुर्सी पे क्रॉस लगा होना चाहिए, तो आके देखेगा कि क्या कुर्सियों पे क्रॉस लगे हुए हैं। फिर होगा कॉलेज में कम से कम 5 जगह पे सैनिटाइज़र रखे होने चाहिए, तो जाके देखेगा कि वाकई सैनिटाइज़र है या नहीं। फिर ये होगा कि जहाँ जहाँ लाइन लगनी है और जहाँ जहाँ लोगों ने एडमिशन कराना है, तो वहाँ पे लाइन में हर 2 बच्चों के दरमियान 6 फुट का फासला होना चाहिए। तो कॉलेज में ज़मीन पे गोले बने हुए होने चाहिए बच्चों के खड़े होने के लिए। ये सारे मजाकों से गुजरे हम। वाकई ही गोले भी लगे हुए होते थे, वाकई ही कुर्सियों पे क्रॉस भी लगे हुए होते थे, वाकई सैनिटाइज़र भी होते थे। दरवाजे पे जो बच्चा मास्क नहीं पहन के आता था उसे घर भेज देते थे, या अपनी तरफ से उसे मास्क दे देते थे और ताकीद करते थे कि अगले दिन आपने मास्क पहन के आना है। तो ये सारे क्राइटेरिया थे। तो इन सारे क्राइटेरिया के साथ वो सब्जेक्ट मैटर को मैच करेगा ताकि उसे मिल जाए एक एविडेंस। समझ रहे? सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्राइटेरिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बड़े हो गए ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एविडेंस हासिल करेगा, अकाउंट्स को यानी कि फाइनेंशियल्स को फ्रेमवर्क के साथ मैच करके देखेगा कि कहाँ कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो हो रही है और कहाँ कौन कौन सी पॉलिसी नहीं फॉलो हो रही। वो जो एसओपी वाला बंदा है, सब्जेक्ट मैटर था कॉलेज का निज़ाम, क्राइटेरिया था एसओपी, और एविडेंस था वो जो उसने फुट से नापा कि कितने फुट का फासला है, वो जो आंखों से देखा कि क्रॉस लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, जो जाके काउंट किया कि वो कितने पड़े हुए हैं, सैनिटाइजर कितने पड़े हुए हैं। तो वो जो वर्किंग करता है ना, वो जो स्पेशलिस्ट, उसको कहते हैं वो एविडेंस हासिल कर रहा है। और वो एविडेंस हासिल करता है इस सब्जेक्ट मैटर को इस क्राइटेरिया के साथ मैच करके।
और ये करने के बाद वो एक अदद रिपोर्ट जारी करता है, जिस रिपोर्ट में वो अश्योरेंस दे रहा होता है कि हाँ भाई मैंने चीज़ें देखी हैं, ये ठीक है। तो वो वाली रिपोर्ट कॉलेज उठाएगा और गवर्नमेंट को जमा करा के और गवर्नमेंट से इजाज़त ले लेगा कि हाँ ठीक है जी अब हम चल सकते हैं। इसी तरह से ऑडिटर की आई हुई रिपोर्ट जो है वो हम दुनिया के सामने फेसबुक पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे डाल देंगे कि लोगों को हौसला हो जाए कि हमारे अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं। क्या ये चारों समझ आ रहे हैं? इस अश्योरेंस की असाइनमेंट में हमेशा 3 तरह के लोग होते हैं, 3 पार्टीज हैं। एक तो आपको फौरन से समझ आ गया, वो स्पेशलिस्ट। क्या ख्याल है? इसको हम सर्विस प्रोवाइडर भी कह सकते हैं कि वो शख्स जो आके अश्योरेंस देने आया है। फिर कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। ये कौन लोग होते हैं? मैनेजमेंट। भाई इस कमरे में ऑडिट की क्लास हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उससे पहले कुछ लोगों को कहा होगा कि इस कमरे के ऐसे अरेंजमेंट कर दो कि ऑडिट की क्लास हो सके। तो जिन्होंने वो अरेंजमेंट किए वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे। तो स्पेशलिस्ट आके देखेगा कि क्या रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने अपना काम सही से किया है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? CFO, मैनेजमेंट के लोग जिन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं। क्या आप देख रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने अपना काम सही से किया या नहीं किया? ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन के काम को देखने के बाद आप बेसिकली यूजर्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजर कौन है? जिनको हौसला चाहिए। इन्होंने सब्जेक्ट मैटर बनाया है, इसने सब्जेक्ट मैटर चेक किया है और इनको हौसला दिया है। एक मुद्दे को एक क्राइटेरिया के साथ मैच करके एविडेंस हासिल करके एक रिपोर्ट जारी की है। तो कभी भी किसी भी किस्म की दुनिया में एश्योरेंस की असाइनमेंट हो तो उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। एक तो वहाँ 3 पार्टीज होंगी, फिर वहाँ एक सब्जेक्ट मैटर होगा, क्राइटेरिया होगा, एविडेंस होगा। मैकेनिक वाली एग्जांपल में ये सारे पूरे करके बताए। 3 पार्टीज पहले पूरी करें। मैकेनिक हो गया वो स्पेशलिस्ट, वो सर्विस प्रोवाइडर। रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं हो गया जो गाड़ी खराब करने का जिम्मेदार है, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा और जो कह रहा है गाड़ी बेहतरीन है, पहाड़ पे जा सकती है। इंटेंडेड यूजर वो फैमिली पर्सन हैं जिनको हौसला चाहिए कि भाईजान ये गाड़ी जा भी सकेगी या नहीं, हमें तो भरोसा ही नहीं है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? गाड़ी। क्राइटेरिया, अब अगेन यहाँ कोई देसी सा क्राइटेरिया होगा जो उस मैकेनिक का अपना बना हुआ होगा। यानी जब एक बंदा कहेगा जी मैंने गाड़ी पहाड़ों पे लेके जानी है, तो कोई 10 तरह की चीज़ें चेक करता होगा, वो वाला ऑयल, वो वाला गेज, वो वाला स्क्रू, वो वाली चीज़, ये चीज़, ये चीज़। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा काम हम नहीं डिस्कस कर रहे, तो यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया है वो शायद बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना मिले। अच्छा, वो एविडेंस हासिल करेगा। ये एविडेंस कैसे हासिल करेगा? चेक करेगा। वो जो ऐसे करके निकाल के देखा कि जी कहाँ तक गीला हुआ है, ये कहाँ तक इंजन का ऑयल का लेवल है, फलाना चीज़ कितनी है, गाड़ी में बैठेगा, थोड़ा सा चला के देखेगा। ये सारी जो हरकतें वो कर रहा है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, ताकि वो अपने क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सके। ये हरकतें क्या है? एविडेंस। और ये करने के बाद वो एक रिपोर्ट देगा, बाऊ जी ले जाओ गड्डी। अब जाहिर है वो मतलब एक देसी बंदा है तो शायद वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी हमें ऑर्गेनाइज वे में ना दे सके, लेकिन क्या हमें एश्योरेंस समझ आ रही है? तो SOPs वाले केस में ये सारे एलिमेंट्स पूरे करें। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वो जो शख्स जिसको हमने दिखाया है कि कॉलेज के SOPs देखो। रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? कॉलेज की इंतज़ामिया वाले जिन्होंने वो चीज़ बनाई है। इंटेंडेड यूज़र्स स्टूडेंट्स, उनके वालिदैन और गवर्नमेंट वाले जिनको हौसला नहीं पड़ रहा कि ये कॉलेज वाले तो झूठ बोल देंगे। जैसे ही कॉलेज को कहेंगे कि जी आप SOP फॉलो करें, वो तो अपने कमर्शियल मफाद के लिए कहेंगे जी हम तो 100% फॉलो कर रहे हैं। तो यूज़र्स यहाँ गवर्नमेंट हो गए, बच्चों के वालिदैन हो गए, बच्चे हो गए। सब्जेक्ट मैटर क्या था? कॉलेज का निज़ाम। क्राइटेरिया SOPs। एविडेंस वो जो उसने आके वर्किंग करके चीज़ों को देखा। और रिपोर्ट वो कागज़ जिसके मुताबिक उसने चीज़ें बना के दी। तो दुनिया में एश्योरेंस जगह जगह चाहिए होती है। हमने जब ICAP से कहा कि हमने कॉलेज बनाना है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और हम आपसे रजिस्टर होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी फिर आपको एक एश्योरेंस रिपोर्ट हमें जमा करवानी होगी। आप किसी QCR रेटेड फर्म को बुलाएं, उनको अपना निज़ाम दिखाएं, हमारा क्राइटेरिया उन्हें पकड़ाएं और उनसे कहें कि वो एक इंडिपेंडेंट एश्योरेंस रिपोर्ट दें, वो आप हमें जमा कराएं, फिर हम आपको इजाज़त देंगे। तो मुद्दा था कि हम कॉलेज में ICAP की क्लासेस करना चाहते थे।
क्राइटेरिया था कि आईकैप कहता था कि ये निज़ाम आपको होना चाहिए। एविडेंस था वो जो ऑडिट फर्म ने आके मुख्तलिफ चीज़ें देखी, हमारी लैब किस तरह से है, हमारे कमरों की क्या तश्कील है, हमारे पास लाइब्रेरी टू स्टूडेंट्स रेशो क्या है, कितने स्टूडेंट्स के ऊपर कितनी सीटें लाइब्रेरी में मौजूद हैं, कितना निज़ाम है, कम से कम कितने स्क्वायर फीट एरिया है, कितना हमने पढ़ाई के लिए मुख्तस किया हुआ है, कितना इंतज़ामिया के लिए, छोटे से बहुत सारे रूल्स थे जिसको पूरा करने में 1-1.5 महीने लग गए। लेकिन उन्होंने उसको देखा और देखने के बाद फिर एक रिपोर्ट जारी की। तो वो जो ऑडिट फर्म थी वो स्पेशलिस्ट थे, हम कॉलेज वाले रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, और इंटेंडेड यूज़र आईकैप था कि जिसने ये हौसला करना था कि वो अपने मासूम से भोले भाले बच्चों को इन भेड़ियों के हवाले करें या ना करें। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी जाके कहेगा जी हमें आईकैप से रजिस्टर कॉलेज बनाना है और वो जिस तरह का भी निज़ाम हो, तो फिर आईकैप जो है वो उसमें उसको एतराज़ हो सकता है। हमारा मज़ेदार सा पॉइंट ये था कि इस कॉलेज में ऑलरेडी इससे कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऑलरेडी एक RIT चल रहा था, तो हमने निज़ाम भी बढ़ाया था, चीज़ें भी बेहतर की थी। तो हम ये कहे थे कि हमारा तो केस बहुत आसान है, लेकिन हमें तकरीबन शायद 2.5 महीने लग गए थे अप्रूवल के प्रोसेस तक जाते जाते, इसलिए कि हमने कहा था हम बेईमानी नहीं करेंगे। ऑडिट फर्म ढूंढना मुश्किल हो गई क्योंकि हर ऑडिट फर्म में अपने स्टूडेंट बैठे होते थे। फिर हमने मुल्तान की एक ऑडिट फर्म ढूंढी, उनसे कहा कि आपने यहाँ पे वो करना है। इंतहाई मज़े की बात है, उन्होंने भी जो टीम भेजी उनमें से भी एक स्टूडेंट जो आके जब वर्किंग कर रहा था, तो उसने कहा कि आब्दी साहब से भी मिलना है। तो वो मेरे से मिला, तो मैं कहा शायद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉलेज के हवाले से। तो उसने कहा जी वो फाइनल की क्लासेस जो ऑनलाइन हैं वो मतलब उसमें एडमिशन लेने का क्या तरीका है। तो वो सारी इंडिपेंडेंस तो वहीं फौत हो जाती है। अब अगर हम कहते हैं यार तू तो अपना बच्चा है, क्या बात कर दी, तुमसे पैसे लेंगे, जाहिर है तुम साफ रिपोर्ट दोगे तो तुमसे पैसे क्यों लेंगे। इसका मतलब यहाँ हमें एक ख़तरनाक बात पता लगी कि अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जिनको ऑडिट करना है अगर उनका कोई एहसान उसने लिया हुआ है, जिनको ऑडिट करना है अगर वहाँ उसके यार दोस्त बैठे हुए हैं, जिनको ऑडिट करना है अगर उनका वो एहतराम करता है, तो अंडर इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना होगा, ऑडिटर का एंटिटी से ताल्लुक़ नहीं होना होगा। तो नेक्स्ट वीक में हम बहुत सारी डिस्कशन इस पे करेंगे। हमारा जो कंपनी लॉ है उसने ऑडिटर का एक पोर्शन बताया है और उसमें उसकी इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया की 11 शर्तें बताई हैं कि आपका ये ताल्लुक नहीं होना चाहिए इदारे के साथ। फिर हम उससे नेक्स्ट वीक में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे होंगे, तो कोड ऑफ एथिक्स ने भी बताया कि आपने इस तरह के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। तो ये शुरू के जो 2.5 हफ्ते हैं ये हम अपना वो जो पहला वाला पोर्शन है उसको अच्छी तरह से कवर कर रहे होते हैं, जिसमें यही सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या आपको ये 5 एलिमेंट समझ आए? खुदा ना खास्ता इन 5 एलिमेंट की नीचे की लिखी हुई 2-2 लाइंस इंग्लिश में दिखाने की यहाँ ज़रूरत तो नहीं। क्या मैं आप लोगों को इतना बड़ा और मैच्योर कंसिडर कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों को कहूँ कि बस ये एलिमेंट्स होते हैं और आप कहें सर बस बाकी हम कर लेंगे? क्या वाकई आप लोग इतने बड़े हो गए? आप अगर आखिरी सफ़ा देखें तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी और उसके नीचे थोड़ी थोड़ी सी लकीरें नज़र आ रही होंगी। ये पढ़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना, लेकिन मतलब मेरा थोड़ा सा दिल है कि अब आप थोड़े से ज़रा प्रिविलेज फील करें कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें हर चीज़ बोर्ड पे स्क्रीन पे 100% नहीं दिखाई जाएगी, हम थोड़ा सा खुद भी पढ़ लेंगे। मेरे कहते कहते लोगों ने आधा पढ़ लिया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ बेचारे में। तो बहरहाल चलें, ऐसा ना हो कि आप एकदम से मायूस हो जाएं। अभी स्टार्ट है। 3 पार्टी रिलेशनशिप में एक प्रैक्टिशनर होता है, आगे ब्रैकेट में एग्जांपल दी हुई है ऑडिट की, कि जैसे ऑडिट में ऑडिट फर्म, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है जैसे डायरेक्टर मैनेजमेंट वगैरह वाले, और इंटेंडेड यूजर्स। सब्जेक्ट मैटर, दिस इज द डाटा, ये वो डाटा है जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने बनाया है जिसको चेक करना होता है, यानी ये वो चीज़ है, ये वो मुद्दा है जिसका अश्योरेंस होनी होती है जिसकी। सूटेबल क्राइटेरिया, रूल्स अगेंस्ट विच सब्जेक्ट मैटर्स इवैल्यूएटेड। एक स्टैट्यूटरी ऑडिट में ये नॉर्मली एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। एविडेंस, ये इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हासिल करता है जिसके ऊपर अपनी ओपिनियन बेस करता है, ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मुनासिब होनी चाहिए ताकि आप उसकी बेस पे सही राय तक पहुंच सकें। और अश्योरेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट कंटेनिंग द प्रैक्टिशनर ओपिनियन, ऐसी रिपोर्ट जिसमें प्रैक्टिशनर की ओपिनियन होती है और ये जो एविडेंस हासिल किया जाता है उसके बाद ये इंटेंडेड यूजर्स को इशू कर दी जाती है। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आपने इसे पढ़ लिया है, इसे देख लिया है, इसे समझ लिया है, इतना काफ़ी है। पूरे ऑडिट में मैंने आपको कहा था मैं सिर्फ 2 जगह आपको रट्टा लगाने का कहूँगा।
उनमें से एक जगह है अश्योरेंस की छोटी सी डेफिनेशन। एक काम करते हैं, इस डेफिनेशन को साइड पे रखते हैं, इन सारों को एक जुमले में जोड़ें, चाहे वो उर्दू का जुमला हो। अगर आपसे पूछे बताओ अश्योरेंस किसे कहते हैं, ये सारे अश्योरेंस के एलिमेंट्स आपके सामने हैं, ये 4 और ये 3। एक प्यारा सा जुमला बनाएं जिसमें ये सारे आपस में जुड़ जाएं। जी सर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर तैयार करें, ठीक है, उसके बाद स्पेशलिस्ट उस पे क्राइटेरिया से उसे कंपेयर करें, ठीक है, उस पे एविडेंस दे, रिपोर्ट इशू करके यूजर्स तक। बेहतरीन, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जब सब्जेक्ट मैटर तैयार करें तो एक स्पेशलिस्ट आके क्राइटेरिया से उसको मैच करके एक एविडेंस हासिल करे और इंटेंडेड यूजर्स को रिपोर्ट जारी कर दे। कोई और कुछ और अल्फाज में अगर बताना चाहे कि क्या है, व्हाट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट? हाँ जी, कोई अगर कोशिश करे। और कोई अगर इंग्लिश में कोशिश करे। जी आप अगर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इंग्लिश में कोशिश उर्दू से ज़्यादा आसान होगी। जी जी ठीक है, 2 इंटेंडेड यूजर्स, ये रह गए थे बेचारे, मुझे लग रहा है ये मिस हो गए थे। ठीक है, मतलब बेसिकली हमने जुमला इस तरह से बनाना है कि हम इन सारों को कवर करें। तो 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप पेपर में जाएं बगैर कुछ याद किए, और पेपर में खुदा ना खास्ता अगर एश्योरेंस की डेफिनेशन आ जाए जो कि बड़े अरसे से खास तौर पे नहीं आई, वो कई दफ़ा कह देते हैं एश्योरेंस क्या है और उसके एलिमेंट्स बता दें, तो उन्होंने एब्सोल्युटली उसकी डेफिनेशन नहीं पूछी होती। तो एक तरीका ये है कि हम खुद से अपनी देसी इंग्लिश में चीज़ों को आपस में जोड़ के बता दें, तो वो भी एश्योरेंस की डेफिनेशन बन जाएगी। लेकिन अगर फिर भी फियर है कि नहीं मुझे नंबर पूरे लेने हैं अगर सवाल आ जाए, तो फिर एक किताब में ऑफिशियल डेफिनेशन भी दी हुई है। तो पूरे ऑडिट में मैंने जिस टोटल 2 जगह आपको अगर कहीं रट्टा मारने की ज़रूरत पेश आनी है, तो उनमें से एक ये है, ये जो छोटी सी 3-4 लाइनों की डेफिनेशन है। और वो भी अगर ज़रूरत समझें, अगर आपको लगे कि मैं खुद से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो ज़िंदगी और आसान हो सकती है। नहीं, मेरे पास एश्योरेंस की डेफिनेशन ही नहीं आ रही। गुड, नहीं आ रही। एन एंगेजमेंट, एक मंगनी, नहीं ये तो नहीं होगा। एंगेजमेंट तो कुछ और होता होगा। फिर जितने भी हम काम करते हैं, जितने भी हम टास्क करते हैं, उसको हम कहते हैं एंगेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल ICAP कहता है वी हैव एंगेज आतिफ आब्दी साहब टू कंडक्ट रिविजन क्लासेस। तो ICAP ने मेरे साथ मंगनी नहीं की होती रिवीजन क्लासेस के लिए। आई एम एंगेज, मुझे हायर किया गया है, मुझसे रब्ता किया गया है, मुझे इन्वॉल्व किया गया है, मुझे असाइन किया गया है। तो ऑडिट की ज़बान में, हम इस सब्जेक्ट की ज़बान में एंगेजमेंट का मतलब समझा करेंगे असाइनमेंट, टास्क। तो एन एंगेजमेंट यानी कि एक असाइनमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर, जिसमें एक प्रैक्टिशनर सर्विस प्रोवाइडर एम्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन डिजाइंड टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स other than the responsible party about the subject matter information that is outcome of measurement or evaluation of underlying subject matter against criteria। उन्होंने कोशिश की कि इतनी मुश्किल इंग्लिश बताएं कि अगर आप असल में ये लिखना चाहें तो आपको रट्टा लाजमी मारना पड़ जाए। लेकिन पेपर में कोई वाजिब नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए एश्योरेंस क्या होती है, आप इन सारों को जोड़ के अपने तरीके से लिख दें, और उसके बाद जो हर एलिमेंट को एक्सप्लेन करना है वो भी मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो क्या ये हमें बात समझ आ रही है? क्या हमें एश्योरेंस के एलिमेंट्स समझ आए हैं? पक्की बात है। एश्योरेंस और ऑडिट में अगर आपसे कोई फ़र्क पूछे, क्योंकि ये ऑडिट और एश्योरेंस एक जैसे लफ्ज़ हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जी, ऑडिट तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, लेकिन एश्योरेंस एक ओवरऑल है किसी भी चीज की तसल्ली। एश्योरेंस एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें सब्जेक्ट मैटर कैन बी एनीथिंग एंड बाकी थिंग्स कैन बी एनीथिंग। एश्योरेंस की बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों किस्मों में से खास किस्म है ऑडिट, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स प्री डिफाइंड है, जिसमें सब्जेक्ट मैटर हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, क्राइटेरिया हमेशा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा,
एविडेंस हमेशा ऑडिट एविडेंस होगा, रिपोर्ट हमेशा ऑडिट रिपोर्ट कहलाएगी, प्रैक्टिशनर को हमेशा ऑडिटर बोला करेंगे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी को हमेशा मैनेजमेंट बोला करेंगे, और यूजर्स को हमेशा शेयर होल्डर्स या यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला करेंगे। ताकि अपने तो सवाल पूछा था कि एश्योरेंस क्या होती है, एश्योरेंस और ऑडिट में क्या फ़र्क है, और ऑडिट के अंदर एश्योरेंस के एलिमेंट्स पूरे करके दिखाएं। तो फिर आप ये सारे एलिमेंट्स ऑडिट पे पूरे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑडिट भी एश्योरेंस की एक किस्म है। अब एश्योरेंस किस लेवल की होती है, किस किस तरह की एश्योरेंस दी जा सकती है, अब हमने उसको समझने की कोशिश करनी है। एश्योरेंस कितनी तरह की हो सकती है। एक एश्योरेंस मैंने आपको मना कर दी थी, खबरदार ये वाली एश्योरेंस नहीं देनी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस हमने नहीं देनी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देनी। हम कौन सी एश्योरेंस दे सकते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। तो एक बड़ी मशहूर किस्म एश्योरेंस की एब्सोल्यूट एश्योरेंस हमें मना है, मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स को मना होता है कि खबरदार आपने एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देनी। हम बहुत अच्छा काम करें तो हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं, हम दरमियाना काम करें तो हम लिमिटेड एश्योरेंस दे सकते हैं। लिमिटेड को मॉडरेट भी कहते हैं, नेगेटिव भी कहते हैं। तो रीजनेबल में क्या होगा, आप एक मुनासिब एश्योरेंस देंगे। लिमिटेड में क्या होगा, आप बहुत ही एहतियात से बहुत ही मुनासिब सी एश्योरेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे से किसी ने पूछा जी तुम्हारा भाई कैसा है, सच्चा आदमी है या नहीं। तो चूंकि मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ रहा, मैं उसे जानता हूँ, मैंने हर अच्छा बुरा टाइम उसके साथ देखा है, तो हो सकता है मैं कसम खा के कहता हूँ कभी झूठ नहीं बोलता। तो शायद मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने की कोशिश करूँ। कोई मेरे से बड़े गहरे दोस्त के बारे में पूछे कि बताओ ये कैसा आदमी है, तो मैं कहूँगा यार इन माय ओपिनियन अच्छा आदमी है, लेकिन अब मैं ओपिनियन का लफ्ज़ बीच में डाल दूंगा। अब मैं थोड़ा सा डर गया हूँ, मैं अब कसम नहीं खा रहा, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ मैं बड़ा रीज़नेबली तुम्हें तसल्ली दे सकता हूँ कि अच्छा आदमी है, इन माय ओपिनियन अच्छा आदमी है, मेरे ख्याल में अच्छा आदमी है, मैं रीज़नेबली इस चीज़ पे तसल्ली दे सकता हूँ कि वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन मैं एब्सोल्यूट तसल्ली नहीं दे सकता। मेरे से पूछे कि जी आपकी क्लास में एक बच्चा होता था, वो आगे वाली सीट पे बैठता था, उसके बारे में बताएं वो बच्चा कैसा है। अब उस बच्चे से मेरे थोड़े से इंटरेक्शन हुए हैं, जितने थोड़े से इंटरेक्शन हुए वो बच्चा अच्छा लाइक बच्चा था, सवालों के जवाब भी देता था, टेस्ट में भी अच्छे नंबर लेता था, लेकिन मैं उस पर एक रीज़नेबल लेवल की एश्योरेंस नहीं दे सकता। तो हो सकता है मैं कहूँ कि जितना मैं उस बच्चे को जानता हूँ, अपेरेंटली मैंने सामने सामने उसमें कोई बुरी हरकत नहीं देखी। क्या मैंने कहा है कि बच्चा अच्छा है? क्या मैंने कहा है बच्चा बुरा है? मैंने कहा जितना कोई मैं उसे जानता हूँ, मेरे सामने कोई बुरी बात नहीं आई, तो अपेरेंटली तो मुझे वो जितने मेरे इंटरेक्शन थे उसमें वो मुनासिब बच्चा लगा। ये कहलाती है लिमिटेड एश्योरेंस। जब कोई एश्योरेंस प्रोवाइडर बहुत डिटेल से जाके काम करे तो वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है, और जब उसको कम टाइम मिले, कम एक्टिविटीज़ लगाए, तो फिर वो लिमिटेड। मैं मैकेनिक के पास गया, मैंने कहा पूरा दिन तुम्हारे पास गाड़ी है, मैं शाम के वक्त तुम्हारे पास आऊँगा, तो मैं शाम में जाऊँगा तो तब तक उसने अच्छा खासा काम किया होगा, और कहेगा बाबूजी मेरे ख्याल में ले जाओ, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा रीज़नेबली आपको हौसला दे सकता हूँ कि गाड़ी चली जाएगी। लेकिन अगर मैं गाड़ी उसके पास लेके जाऊँ, मैं कहूँ यार बस हम 5 मिनट में निकलने वाले हैं, ज़रा जल्दी जल्दी अपेरेंटली देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं, तो वो सामने सामने की 3-4 मोटी मोटी बातें कंफर्म करेगा और कहेगा जी अपेरेंटली जो सामने सामने से मैंने देखा है, मुझे उसकी बेस पे अपेरेंटली लग रहा है कि ये इन चीज़ों में कोई मोटा मोटा इशू नज़र नहीं आ रहा। उसने ये नहीं कहा आपकी गाड़ी अच्छी है, उसने ये भी नहीं कहा गाड़ी बुरी है, उसने कहा मैं जितना कोई गाड़ी को देख सका हूँ सामने सामने अपेरेंटली मुझे इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम अपेरेंटली नज़र नहीं आई। ये कौन सी एश्योरेंस है? लिमिटेड एश्योरेंस है। हमारी दुनिया में, हम ऑडिट फर्म्स की दुनिया में 2 बहुत मशहूर असाइनमेंट्स हैं। जब क्लाइंट हमें ज़्यादा टाइम देता है, ज़्यादा रिसोर्स लाने की इजाज़त देता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा पैसे देता है, तो हम करते हैं ऑडिट। वो होती है रीज़नेबल एश्योरेंस। लेकिन अगर क्लाइंट के पास कम टाइम हो, कम पैसे हों, या उसकी ज़रूरत ना हो ऑडिट करवाना कानूनी तौर पे, और वो रिव्यू से काम चला ले, तो वो हमें एक छोटी असाइनमेंट देता है जिसको हम कहते हैं रिव्यू। तो जहाँ ऑडिट 2.5-3 महीने में होता है, तो वहाँ रिव्यू 8 से 10 दिन में हो जाता है। तो वो रिव्यू करने के बाद जो है ना, हम डरते डरते रीज़नेबल एश्योरेंस तो नहीं देते, हम लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं।
हम ऐसा जुमला बोलते हैं जिसको कभी भी हम अपनी फेवर में साबित कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेटीरियली मिसस्टेटेड। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेटीरियली मिसस्टेटेड। हमें ऐसा कुछ नहीं पता लगा जिसकी बेस पे हम कह सकें कि फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है। क्या हमने कहा फाइनेंशियल्स ठीक है? हमने कहा हमें ऐसा कुछ नहीं पता लगा। हाँ भाई वो क्लास में वो बच्चा कैसा है, मैंने कहा मैं उसे जितना मिला मुझे उसमें उस मुलाकात में बुराई नजर नहीं आई। बुरा हो सकता है लेकिन मैंने जितना उसे जाना उसमें बुराई नजर नहीं आई। तो मैं ये नहीं कह रहा बच्चा अच्छा है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बच्चा बुरा है। तो ये लिमिटेड एश्योरेंस होती है। तो फिर हम रिव्यू के अंदर इस तरह की एश्योरेंस देते हैं कि हम कहते हैं कि नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव कि फाइनेंशियल्स में कुछ गड़बड़ है। कल को अगर गड़बड़ निकल आई और क्लाइंट आके कहे जी आपने तो रिपोर्ट दी थी, तो हम कहेंगे हमने कहा था हमें कुछ नहीं पता लगा जिसकी बेस पे गड़बड़ गया, आपको पता लग गया, चलो अच्छा हो गया। और अगर चीजें बिल्कुल सही रहे उनकी और वो हमसे कभी मिले तो हम कहें चीजें सही रही ना, हाँ तो हमने भी तो कहा था, हमें तो कोई गड़बड़ नजर ही नहीं आई। तो ये लिमिटेड एश्योरेंस होती है, इसको मॉडरेट एश्योरेंस भी कहते हैं। और चूंकि इसमें ना के अल्फाज हैं तो इसको नेगेटिव एश्योरेंस भी कहते हैं। हम नहीं जानते कि ठीक नहीं है, माइनस इंटू माइनस, तो हम फील दे देते हैं कि हम कह रहे हैं अच्छी हैं चीज़ें। हम नहीं जानते कि ठीक नहीं है। और रीजनेबल हम कहते हैं हमारा ख्याल है कि ठीक है। तो इसलिए रीजनेबल एश्योरेंस को पॉजिटिव एश्योरेंस भी बोलते हैं और लिमिटेड एश्योरेंस को मॉडरेट या नेगेटिव एश्योरेंस भी बोलते हैं। तो अगर हम किताब से पूछने की कोशिश करें, आपके पास हैंडआउट्स मौजूद हैं। एश्योरेंस का मतलब इन्होंने कहा कॉन्फिडेंस। एश्योरेंस दो कैटेगरीज की हो सकती है, रीजनेबल एश्योरेंस और तीसरी कैटेगरी का जिक्र करना भी गुनाह समझते हैं हम। एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं एग्जिस्ट करती हम ऑडिटर्स की दुनिया में। रीजनेबल एश्योरेंस क्या है जी? एक हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस्ड इन, जब प्रैक्टिशनर पॉजिटिव फॉर्म में अपने ओपिनियन को देता है और वो रीजनेबल लेवल की बात करता है, एब्सोल्यूट बात नहीं करता, तो इसे रीजनेबल एश्योरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिट की एग्जांपल दिए, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। तो हम ऑडिट में नॉर्मली रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें लिमिटेड एश्योरेंस की, ये एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर कंक्लूजन, जो एक्सप्रेस होती है किस फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म। इट इज नेसेसरी इन द सिचुएशन जहां अकाउंटेंट या ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोवाइड, जहां आपके पास इतना टाइम रिसोर्स ना हो कि आप पॉजिटिव एश्योरेंस तक पहुंच सकें, वहां आप ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रिव्यू के अंदर क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that accompanying financial statement do not give a true and fair view. accompanying का मतलब है given, ये जो साथ अटैच है। based on our review nothing has come to our attention, हमें ऐसा कुछ नहीं पता लगा that causes us to believe, जिससे हमें ऐसा लगे that accompanying financial statement do not give a true and, हमने ऐसा कुछ नहीं जाना जिसकी वजह से हमें लगे कि फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है। तो क्या है फाइनेंशियल्स? समझ लो कि ठीक है जी। जी अगर हम लिख दें बट वी बिलीव के फाइनेंशियल्स बेहतर हैं, तो हम रीजनेबल की दायरे में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने पैसे देंगे हम उतनी ही ओपिनियन देंगे। स्टूडेंट ने नोट्स दिए 15-17 सफ़े के और कहा कि सर इसको देखें आप, आराम से शाम रात में जब मौका मिले देखें, मुझे अगले दिन बताइएगा। तो अगर मुझे मौका मिला 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा मैं उसको देख सका, मैच कर सका, तो मैंने अगले दिन कहा कि मेरे ख्याल में अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, चीज़ें प्रॉपर्ली फिट होती लग रही हैं। और अगर मैं क्लास से निकल रहा हूँ और वो बच्चा कहा सर मैंने आपको नोट्स दिखाने, मैंने कहा मैं तो अगली क्लास में जा रहा हूँ, सर रास्ते में देख के ज़रा मोटा मोटा ओपिनियन दे दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़ी सी लिखाई देख लूँगा, थोड़ा सा तरतीब देख लूँगा, तो मैं कहूँगा यार अपेरेंटली मुझे कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे नोट्स बड़े तूफानी बने हुए हैं, मेरी नज़र में कोई बड़ा मसला नहीं आया। नथिंग हैज़ कम टू माई अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव के फाइनेंशियल्स। तो कल से आपने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेना है।
आपसे घर वाले पूछें बेटा तैयारी कैसी है, आप कहें नथिंग हैज कम टू माई अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। बेटा रिजल्ट कैसा आता लग रहा है? नथिंग हैज कम टू माई अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो और अगर आप कोई बहुत अच्छी वो करके बैठे हुए हो, बहुत अच्छी अटेम्प्ट दे के बैठे हो, बेटा इस पेपर का कैसा रिजल्ट आएगा, मेरे ख्याल में पास हो जाना चाहिए, ये रीजनेबल है। यकीनन पास तो नहीं हो सकता ना, वो जो इजीएस्ट पेपर है हिस्ट्री वाले होते हैं। एक टाइम होता था कुछ बच्चे जो है ना वो हर दफा पेपर के बाद ना पोस्ट डाल देते थे इजीएस्ट पेपर इन हिस्ट्री। फिर क्या हुआ, एक अटेम्प्ट में ना एक बच्चा बड़ा सड़ा हुआ, बड़ा गुस्सा हो से उन बच्चों पे, रिजल्ट वाले दिन वो उठा, उन सारे बच्चों के नाम उठा के सर्च किए रिजल्ट वाले उसमें, और जो है वहां पे लिख दिया कि जी ये सारे लोग जिन्होंने इजीएस्ट पेपर कहा था, जिसने ऑडिट को इजीएस्ट पेपर कहा था, ऑडिट के पास होने वाले बच्चों में इसका नाम ही नहीं है। तस्वीरें ले लेके टैग लगा लगा के उसके बाद से लोगों ने ये हरकत करनी बंद कर दी, या एनोनिमस पोस्ट बन के अब वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो फेसबुक पहले ही कचरे वाली जगह थी कि वहाँ सब लोग जाके अपनी भड़ास निकालते थे। अब ये एनोनिमस वाला है कि कभी भी जाके कुछ भी, किसी कॉलेज ने मार्केटिंग करनी है, अचानक से एक एनोनिमस पोस्ट आएगी। ये जो कल से इस वाले कॉलेज में इस वाले टीचर की इतने रुपए पे ये वाली जो क्लासें शुरू हो रही हैं, इसके बारे में डिटेल चाहिए। ब्रोशर भी लगाया हुआ होगा, नंबर भी लिखा होगा, भाई तुमने खुद ही तो सब कुछ बताया, उसके बाद तुम्हें डिटेल चाहिए कि ये क्लासें कब शुरू हो रही हैं। तो वो एनोनिमस है, एनोनिमस में तो सब चलता है। तो बहरहाल खैर, अल्लाह का शुक्र हम अभी तक उस एनोनिमस से दूर हैं। हमारे खिलाफ एनोनिमस ज़रूर आता है, हमारी फेवर में एनोनिमस नहीं आता। जी, फेवर वाला एक्सेप्ट नहीं करते। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, अभी हमारी तारीफ में पोस्ट कर दें, हम पैसे नहीं देते। एक बड़ी भयानक रियलिटी है कि जो ग्रुप्स जब पॉपुलर होते हैं तो फिर वो सब्सक्रिप्शंस ऑफर करते हैं कि कॉलेजेस पर मंथ पैसे दें, तो उसके बाद होता है कि आप दिन में इतनी पोस्ट कर सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको हमारा टाइम टेबल भी नज़र नहीं आया होगा, हम अपने वो SBI पे करते हैं या मैं अपने अकाउंट से वो कर देता हूँ। वो तो माइनस में करते हैं ना। वो कुछ 7-8 महीने पहले एक बच्चे ने बड़ा शोर शराबा मचाया, जी मुझे ऐसे क्लास से वो कर दिया, मुझे एंटर नहीं होने दिया। अच्छा, उस बच्चे से हमारी मुलाकात हुई तो उसने अगले दिन कहा कि नहीं जी वो इस तरह से था, वो उसने माजरत की वहाँ पोस्ट की। जो शिकायत वाली पोस्ट थी वो अप्रूव हुई थी, और जो माजरत वाली पोस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी उन्होंने, ताकि मज़ा तो आए, थोड़ा सनसनी तो फैले। तो खैर चलें, वो तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि ये तो हर ज़माने में होता रहा है। अच्छाई की थोड़ी सी कॉस्ट होती है, और मतलब हम मानते हैं कि हमें पैसे खिला के नहीं चलना इंशाअल्लाह ताला। एम्बेसडर लेस, और हमारे एम्बेसडर्स आप लोग हैं, आप सच्चे असली इंसान एम्बेसडर, जो एनोनिमस नहीं है, जो असल में जीते जागते इंसान हैं, जो रेफ़र करते हैं, जो समझते हैं और जो पर आगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो वाले गलत काम नहीं करने पड़ते। जब तक हम बच सकते हैं इंशाल्लाह बचने की कोशिश करेंगे। जी, तो क्या हमें ऑडिट समझ आया, हमें एश्योरेंस समझ आई, हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझ आई, चीज़ें कुछ कुछ बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब आप इस हैंडआउट में एक पोर्शन को छोड़ के बाकी पोर्शन पढ़ सकते हैं। इन हैंडआउट्स में आपने एक कॉन्सेप्ट आएगा दरमियान में पहले पेज पे, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी। बस ये नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑफिशियली बात नहीं की, हम ऑफिशियली बात करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। उसके अलावा ये हैंडआउट अब आपके लिए इस काबिल है कि आप इसे पढ़ के आ सकते हैं। तो ये 3.5 सफ़े तकरीबन बनते हैं, और आपके पास आराम से वीकेंड है, और इसका कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं है, और पिछले दिन भी नहीं पढ़ा था, तो आज आपके दिल में ज़रा ख्वाहिश है कि वो जो पिछले दिन के 2 घंटे वो भी तो ऐड करने हैं। तो बस ये आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ के आना है। मंडे वाले दिन पहले इस पर थॉरो डिस्कशन होगी, और फिर इंशाल्लाह ताला हम ये जो स्टीवर्डशिप वाला कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब आपके पास इतना सफिशेंट काम है कि आप बाद में आने वाले बच्चों को चढ़ा सकते हैं कि देखो तुम लोग छुट्टी पे थे, हमने पीछे से बहुत कुछ पढ़ लिया। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद।